मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 165 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करने वाले हैं वो 166 से लेकर के जो है 180 तक, यानी कि पर डे जो वीडियो में रहेगा, चाहे वो कितनी भी देर की बने, वो सिर्फ 15 लिटरेरी टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर डे 15। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं फिर से। हमने क्या कहा यहाँ पे? हमने कहा द लिटरेरी टर्म यूज टू इंडिकेट करने के लिए पार्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड। पार्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, यानी कि एक विशेष प्रकार के राइटिंग को इंडिकेट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है साहित्य में, उस शब्द को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शब्द के लिए कहा जाता है जॉनर। क्या कहा जाता है? जॉनर। इन लिटरेरी टर्म इज यूज टू इंडिकेट अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग, एक विशेष प्रकार की राइटिंग को इंडिकेट करने के लिए जिस शब्द का लिटरेचर में यूज किया जाता है वो हमारा जॉनर, यानी कि शैली। हिंदी में क्या कहोगे? शैली। अगला देखिए, नेक्स्ट 167 नंबर पे, 167 नंबर पे दोस्तों, गॉथिक नॉवेल डील्स विद। गॉथिक नॉवेल किसको डील्स करते हैं? तो हॉरर और सस्पेंस को डील करते हैं। किसको? हॉरर और सस्पेंस को। गॉथिक नॉवेल जो डील करते हैं वो किसको? हॉरर और सस्पेंस को। हॉरर का मतलब होता है डरावना, और सस्पेंस तो आप जानते ही हो क्या चीजें होती है जहां पे बहुत ज्यादा रहस्य बना हुआ हो चीजों में। ठीक है, तो जो गॉथिक नॉवेल होते हैं वो भी बाज दी प्री रोमांटिक नॉवेल ऑफ टेरर। प्री रोमांटिक नॉवेल कहलाते हैं ऑफ टेरर, जिसमें भय दिखाया जाता है, एंड सुपर नेचुरल पावर, और इसमें सुपर नेचुरल पावर दिखाई जाती है। जैसे भूत वाले नाटक नहीं होते, आप सब लोगों ने टीवी पे भूत या मूवी और भूत वाले नाटक देखे होंगे, तो वो सभी नाटक हमारे गॉथिक नॉवेल पर आधारित होते हैं, जिसमें एक भूत बंगला होता है, सेंसेशन दिखाया जाता है, हॉरर दिखाया जाता है, सस्पेंस दिखाया जाता है। ठीक है, सुपर नेचुरल पावर दिखाई जाती है, टेरर भय दिखाया जाता है, सेंसेशन ऑफ हॉरर, बॉन्डर, विच क्राफ्ट चुड़ैलें दिखाई जाती हैं, भूत दिखाए जाते हैं। ये सब कहाँ होता है? गॉथिक नॉवेल में होता है। दिस सेटिंग इज यूज टू बी अ मिडेबल पीरियड, और ये मिडेबल पीरियड मध्यकालीन युग में इसकी सेटिंग होती है। विद अ ग्लूमी कासल होता है इसका, ग्लूमी रुइंड बिल्डिंग होती है, एक बहुत खंडर टाइप की इसमें बिल्डिंग दिखाई जाती है, या अबंडन्ड कैसल दिखाया जाता है। सेटिंग इसकी मध्यकाल में अक्सर जो ग्लूमी कैसल हुआ करते थे, ग्लूमी खंडर इमारत कह सकते हो, वो हुआ करते थे, या मान लीजिए ऐसे महल जिनको परित्याग कर दिया गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, ऐसे इमारतों में इनकी सेटिंग दिखाई जाती थी। तुमने देखा होगा कोई भी भवन, कोई भी भूतिया भवन जो छोड़ दिया जाता है, जहां कोई नहीं रहता है, तो वहां पर भूत जाकर के या चुड़ैलें जाकर के निवास करने लगती हैं। ठीक है, तो वही हमारे गॉथिक नॉवेल के अंतर्गत आते हैं। तो चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट हीरोइक कपलेट क्या है? 168 पे देखिएगा। हीरोइक कपलेट की अगर हम बात करें, हीरोइक कपलेट क्या होता है, पहले तो आप हीरोइक कपलेट को समझो। ये कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें पहले तो होता क्या है? हीरोइक कपलेट आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, पहली चीज। और जब कपलेट है तो इसमें सिर्फ कितनी होंगी? 2 लाइनें होंगी, यानी कि हीरोइक कपलेट को हिंदी में कहते हैं वीर दोहा। ठीक है, क्या कहलाता है? वीर दोहा कहलाता है, और ये आइम्बिक पेंटामीटर में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, ये किस में लिखा जाता है? आइम्बिक पेंटामीटर में। तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, आइम्बिक पेंटामीटर में। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट आइम्बिक पेंटामीटर, जिसमें राइमिंग पेयर होते हैं, डबल ए, डबल बी, डबल सी, और इसी तरीके से आगे तक चलते जाते हैं। ठीक है, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, इस तरीके से। 169 पे देखो दोस्तों, क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से देखो। व्हाट डज द टर्म मिथोस मीन द अरिस्टोटल्स पोएटिक। तो जो अरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखी थी, जिसमें टोटल कितने 26 चैप्टर हैं। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं? जिसमें एक पोएटिक्स में ही ट्रेजेडी की बहुत प्यारी और बहुत फेमस डेफिनेशन भी इनके द्वारा दी गई थी। तो जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स थी, इसमें मिथोस शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है दोस्तों। जो मिथोस शब्द है, इस मिथोस शब्द का मीनिंग क्या है?
तो प्लॉट है, एक्शन है, सीरियस है, कैरेक्टर है, क्या है? प्लॉट है, एक्शन है। तो मिथोस शब्द का दोस्तों मीनिंग है, अरिस्टोटल ने जो टर्म यूज किया है, ठीक है, ड्रामेटिक में, तो उसका मतलब होता है प्लॉट। क्या? प्लॉट। देखो जरा पढ़ करके देखो अच्छे से, यहां से पढ़िएगा आंसर। ओके, दी प्लॉट विच अरिस्टोटल टर्म्ड, जिसको अरिस्टोटल ने टर्म्ड, एक टर्म यूज किया था, क्या? मिथोस। ओके, इन अ ड्रामेटिक आर नरेटिव वर्क, किसमें? ड्रामेटिक या नरेटिव वर्क में, इज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स इवेंट एंड एक्शन, जिसमें इसकी इवेंट्स और एक्शंस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एज दीज आर ओके रेंडर्ड एंड ऑर्डर्ड टूवर्ड अचीविंग पार्टिकुलर आर्टिस्टिक एंड इमोशनल इफेक्ट। ठीक है, तो ये थी कहानी, इसमें कुछ आर्टिस्टिक और इमोशनल इफेक्ट होते हैं, किसमें? अरिस्टोटल के मिथोस का जो कॉन्सेप्ट था। तो मिथोस समझ गए क्या होता है? प्लॉट होता है, बस ध्यान रखना। आइडेंटिफाई दी वन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द पिंडारिक कोड, जो पिंडारिक कोड से, यहाँ के कवि जो है ग्रीक कवि पिंडार थे, उनके नाम से ही ये पड़ा था पिंडारिक कोड, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में इन द ऑप्शन गिवन बिलो, तो 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो डज नॉट बिलोंग टू पिंडारिक कोड, पिंडारिक कोड से बिलोंग नहीं करता है। आपको पढ़ना है भैया कौन सा नहीं करता है, तो पहला ही ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू पिंडारिक कोड। मतलब क्या हुआ? दे आर नॉर्मली सीन, ओके, प्राइवेट एंड कंटेम्पलेटेड इन देयर कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने बताया कि वे आमतौर पर अपनी ही कंटेम्पलेट यूज करते हैं, ठीक है, और अभिव्यक्ति में शांत, निजी, चिंतनशील होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा पढ़ के देख लो, क्योंकि ये 3 तो सही है ना इसके बारे में, तो देखो ये 3 कौन कौन से हमारे सही हैं। उन्होंने कहा दे फॉलो अ वेरी रेगुलर 3 पार्ट स्ट्रक्चर, इसमें रेगुलर 3 पार्ट स्ट्रक्चर होता है, एक कौन सा? स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। इसके बाद दे आर फुल ऑफ डिग्रेशन एंड लीपिंग ट्रांजिशन फ्रॉम द टॉपिक टू टॉपिक, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो विषय दर विषय से भरे हुए होते हैं, और विषय टॉपिक द टॉपिक क्या करते हैं? ट्रांजिशन, लीपिंग ट्रांजिशन करते हैं। दे डील विद द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस सब्जेक्ट एंड आर ओके पेनेग्री, क्या लिखा है? नेग्रिकल, ठीक है, पेनेग्रिकल। तो ये जो हमारे पिंडारिक ओड होती है वो किसको डील करते हैं? ये किससे? राजनीतिक भी होते हैं, धार्मिक विषयों पर भी आधारित होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्रशंसा करने के लिए इनको लिखा जाता है। दे आर फुल ऑफ एल्यूजन्स, आर डायरेक्ट रेफरेंसेस, मिथ्स एंड दस स्किन टू एपिक्स, और वो ये भी कहते हैं वे मिथकों और मिथकों के लिए संकेतों या प्रत्यक्ष संदर्भों से भरे हुए होते हैं, इस प्रकार के महाकाव्य के समान हैं। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पिंडारिक कोड क्या है, ठीक है। जरा इसका एक्सप्लेनेशन चाहो तो पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया है। ये क्या है? इन्हें आप रेगुलर ओड भी कह सकते हो, पिंडारिक ओड को क्या कहोगे? रेगुलर ओड, या पिंडारिक ओड कहो चाहे रेगुलर ओड कहो। इन इंग्लिश इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म, एक क्लोज इमिटेशन था, नकल थी पिंडार के फॉर्म की, विद ऑल द स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ written with one stanza pattern and all the epodes in another. Pindar's ode are economistic and they were written in praise and glorify someone. अच्छा, पिंडारिक ओड जो होते थे वो किसी ना किसी की जो है प्रेज, यानी कि या तो वो प्रशंसा में लिखे जाते थे, या किसी की प्रशंसा ग्लोरीफाई को क्या कर रहे होते थे? गा रहे होते थे या लिख रहे होते थे। दे आर नॉट नॉर्मली सीन प्राइवेट या कंटेम्पलेटेड इन देयर कंटेंट और एक्सप्रेशन, ये किसी भी तरीके से प्राइवेट, कंटेम्पलेटेड या कंटेंट या एक्सप्रेशन में नॉर्मली नहीं थे। 171 पे देखो, 171 कथारसिस, क्या कहा गया? कथारसिस इज यूजली एसोसिएटेड विद, कथारसिस इज यूजली एसोसिएटेड विद रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कहलाता है। ये कथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन कह सकते हो, ठीक है।
कैथारसिस इज यूजली एसोसिएटेड, उन्होंने ये कहा जो कैथारसिस होता है वो यूजली एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी, किससे, ट्रेजेडी से संबंधित होता है, बट गिवन दैट लाफ्टर कैन बी इक्वली cathartic, likely to provide such an instances through reversal of logic and expectation is। कहने का मतलब ये है कि जो कैथारसिस है आमतौर पर ट्रेजेडी से जुड़ा होता है, लेकिन ये देखते हुए कि लाफ्टर समान रूप से वैराग्य हो सकता है, डेट मीन्स लाफ्टर कैन बी इक्वली cathartic और likely to provide such instances। उन्होंने ये भी बताया तर्क और अपेक्षा को उलट ऐसे उदाहरण प्रदान करने की संभावना है, तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, फार्स। क्या कहलाएंगे, फार्स। फार्स वाज द कंपोनेंट ऑफ कॉमिक एपिसोड इन medieval miracle plays। Catharsis is usually associated with tragedy, but given the laughter can be cathartic, likely to provide such instances through reversal of logic and expectation is। वो क्या कहलाता है, फार्स कहलाता है। फार्स मीन्स होता है स्वांग, जैसे अपने गांव में स्वांग वगैरह नहीं होते हैं, तो स्वांग के लिए स्वांग, स्वांग कहते हैं नहीं, काहे स्वांग कर रहे हो, तो वो फार्स कहलाता है। अगला 172 पे द ओड डिफाइंस अ सोनेट, ठीक है, as follows: a piece of verse properly expressive of one main idea consisting of 14 decasyllabic lines with rhyme arranged according to one or other of certain definite schemes। decasyllabic employs lines generally। तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डेकासिलेबिक लाइन है वो जनरली एम्प्लॉयड की जाती हैं, किसमें, आइम्बिक मीटर में। किसमें, आइम्बिक मीटर में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेकासिलेबिक लाइन मींस क्या होता, अ लाइन ऑफ वर्स हैविंग अ टेंस लेवल, ठीक है, जिसमें कितने टेंस लेवल, उस लेवल तो हम बता ही चुके हैं क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है। डेकासिलेबिक इज अ पोएटिक मीटर ऑफ 10 सिलेबल। इसमें एक डेकासिलेबिक में क्या होता है, एक पोएटिक मीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं, यूज्ड इन पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ सिलेबिक वर्स। इन लैंग्वेजेस विद अ स्ट्रेस एंड असेंट इट इज अ इक्विवेलेंट ऑफ पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर। ये आइम्बिक पेंटामीटर के इक्विवेलेंट होता है। 173 की बात करें तो उन्होंने कहा एन अल्टरनेटिव नेम, यहाँ पे सिर्फ इतने सी बात पूछी गई है, ये टीजीटी 2016 में पूछा गया है। अल्टरनेटिव नेम बताना है प्रोज के इपीग्राम का, जो इपीग्राम का एक दूसरा भी नाम होता है, ठीक है, उसका एक अल्टरनेटिव नाम बताना है। तो इपीग्राम का अल्टरनेटिव नाम क्या होता है, अपोथिज्म। क्या होता है, अपोथिज्म, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। इपीग्राम का अल्टरनेटिव नेम क्या है क्या बताया गया है, इपीग्राम का अल्टरनेटिव वैकल्पिक नाम क्या है, तो एप्यूथेगम। क्या लिखा है, अपोथेगम या अपोथिज्म। अपोथिज्म means a short instructive saying that easy to remember and sometimes even slightly witty। मतलब ये होता है इसका कि जो एपिथिज्म है जिसका अर्थ है एक छोटी सी शिक्षाप्रद का कहावत के रूप में इसको यूज किया जाता है, जो याद रखना आसान है और कभी कभी थोड़ा मजाकिया भी हो जाता है, यानी कि डैट्स इजी टू रिमेंबर। ऐसी कहावत के रूप में, यानी कि अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम शब्दों में बोल देना एक कहावत के रूप में, जिसको याद रखना क्या हो, इजी हो, और कभी कभी स्लाइटली बिटी, यानी कि थोड़ा सा मजाकिया लहजे में या थोड़ा बुद्धिमानी तरीके से भी बोल देना, ठीक है, क्या कहलाता है, अफोरिज्म, सॉरी इपीग्राम कहलाता है। इपीग्राम का दूसरा नाम अपोथिज्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना, यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसके बाद ये आरपीएससी के लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया है, अ वर्क विच यूज मॉकरी, कोई ऐसा वर्क जो किसी की मजाक बनाने के लिए या एग्जेजरेशन बढ़ा चढ़ा करके कहने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, सब्जर्डिटी और वीकनेस इज क्या कहलाता है। उन्होंने ये पूछा है
कि एक ऐसा वर्क जो किसी का मॉकरी यानी कि मजाक बनाने के लिए या एग्जेजरेशन उसकी कमजोरी की आलोचना करने के लिए उपहास और अतिशयोक्ति का उपयोग करता है, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ा करके कहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं, व्यंग कहते हैं। किसी पर सटायर करना। अ सटायर इज अ वर्क, एक वर्क है विच यूजेज मॉकरी, जिसको हम किसी का मजाक या बड़ा चढ़ा करके किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी कमजोरी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं, व्यंग कहते हैं। 175 नंबर पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म आर फिगर ऑफ स्पीच। इसमें से कुछ लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है भाई? आइडेंटिफाई करना है। किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? देखो, अ नरेटिव पोएम आर सॉन्ग कंसिस्टिंग of short stanza usually rhymed quatrain in iambic with a refrain। देखो उन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से साहित्यों के रूपों में देखो क्या क्या चीजें बात की गई हैं यहाँ पर 75 में कि अ नरेटिव पोइम आर सॉन्ग, कोई भी एक ऐसी नरेटिव पोइम या गीत जो कंसिस्ट करता है, जिसमें निहित होते हैं कुछ शॉर्ट स्टेंजा निहित होते हैं यूजली, और ज़्यादातर वो शॉर्ट स्टेंजा जो सामान्यता होते हैं वो एक दूसरे से राइम करते हुए क्वार्टरेन होते हैं। क्वार्टरेन क्या होता है? 4 लाइनों के स्टेंजा को हम क्वार्टरेन कहते हैं, जो कि सभी आइम्बिक में यूज होते हैं विद अ रेफरेन। क्या कहलाता है? इलेजी कहलाता है, बैलड कहलाता है, इपिक कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? बैलड कहलाता है। क्या कहलाता है? बैलड। बैलड क्या होता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम, ओके, लॉन्ग कंसिस्टिंग अ शॉर्ट स्टेंजा यूजली राइम्ड क्वार्टरेन इन आइम्बिक विद रेफरेन, तो वो हमारा बैलड। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। 176 हम लोग 80 तक चलेंगे, 4 और बचे हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं उनको भी। अ सेंटेंस, एक सेंटेंस, कोटेशन या कोई कोटेशन या कोई पोइम कविता, डेट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिटिन वर्क। डेट इज पुट जो रखी जाती हो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ अ रिटिन वर्क, जो रिटिन वर्क हमारा होता है उसकी शुरुआत में जिसको रखा जाता है। कहने का मतलब प्यार से समझना, कोई भी सेंटेंस, कोई भी कोटेशन, कोई भी कविता जो एक रिटिन कार्य यानी कि जो भी आप रिटिन वर्क कर रहे हो उस रिटिन वर्क की शुरुआत में रखी जाए उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एपिग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिग्राफ। वो हमारी एपिग्राफ, शुरुआत में एपिग्राफ होती है, ठीक है। तो एन एपिग्राफ इज अ सेंटेंस, कोटेशन या पोएम दैट इज पुट इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिटिन वर्क। इंट्रोडक्शन जिसे कहते हो, क्या कहते हो? इंट्रोडक्शन। प्रोलॉग और एपिलॉग इसी तरीके से आपका एपिग्राफ होता है। एपिग्राफ स्टार्टिंग में रखा जाता है। मीटर इन द पोएट्री में जो मीटर यूज होता है उसका मतलब क्या होता है? तो अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल होता है, या स्ट्रेस या राइम क्या होता है जिसका मतलब? तो सीधी सी बात है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मीटर का मतलब होता है किसी भी पोएट्री में कोई एक ऐसा पैटर्न फॉलो करना जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल हो, ठीक है। इट इज अ राइमिक पैटर्न, ओके। ये क्या होता है? एक प्रकार का राइमिक पैटर्न होता है दोस्तों। क्या होता है? एक प्रकार का राइमिक पैटर्न होता है ऑफ आ पोएटिक लाइन, किसी भी पोएटिक लाइन का एक राइमिक पैटर्न होता है। 178 पर देखिएगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। अब देखो पहले हम लोगों ने एक ओड पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक क्लासिक ओड पढ़ रहे हैं कि क्लासिक ओड का कौन सा स्ट्रक्चर इसमें है, नहीं है, सॉरी, 3 होंगे तो एक नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है? कौन सा क्लासिक ओड की संरचना का हिस्सा नहीं है, यानी कि विच इज नॉट अ पार्ट, कौन हिस्सा नहीं है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। ये क्लासिक ओड है दोस्तों, क्लासिक ओड का। तो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड ये तीनों होते हैं। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड ये तीनों होते हैं, ओके। ये नहीं होता है, इलोजीज नहीं होता है, इकोलॉजीज, सॉरी। तो इन क्लासिक ओड, अगर क्लासिक ओड की बात करें, स्टेंजा वर पैटर्न जिसका पैटर्न सेट होता है 3 मूविंग इन अ डांस रिदम ऑफ द लेफ्ट, द कोरस chanted the strophe moving to the right
जो मूविंग टू द राइट होंगे, सॉरी, रिदम टू द लेफ्ट, द कोरस चैंटेड द स्ट्रोफ, और मूविंग टू द राइट एंटी स्ट्रोफ, और जो बीच में स्टिल एकदम खड़े रहे वो क्या कहलाएंगे, इपोड। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू द लेफ्ट के लिए क्या यूज करोगे, स्ट्रोफ को, राइट के लिए एंटी स्ट्रोफ को, और जो बिल्कुल बीच में स्टिल शांत एकदम खड़े होकर के गाते रहे वो हमारा इपोड होता है। और एक्लॉग क्या होता है, एक्लॉग इज अ शॉर्ट पोएम स्पेशली इन पास्टोरल डायलॉग। ठीक है, पास्टोरल डायलॉग के लिए एक्लॉग का यूज किया जाता है। 179 पे देखिएगा, 179 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल, इनमें से कौन सा नॉन फिक्शनल जॉनर नहीं है। पूछा गया है भैया कौन सा नॉन फिक्शनल जॉनर नहीं है, तो डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, रोमांस या मेमोर्स, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, 179 में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नॉन फिक्शन का मतलब होता है, नॉन फिक्शन का मतलब पहले समझ लीजिएगा, गैर काल्पनिक। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, वो रोमांस नहीं है, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमोर्स, ये जो है सभी नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन रोमांस जो है वो फिक्शन कैटेगरी में आता है। तो रोमांस हमारा अलग हो गया, सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिएगा, रोमांस इज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। रोमांस जो है वो एक प्रकार की फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट होती है, एडवेंचर, स्पेशली कनेक्टेड इन अ पार्टिकुलर प्लेस और एक्टिविटी। सो द रोमांस इज नॉट अ नॉन फिक्शन जॉनर। ठीक है, ध्यान रखना, रोमांस क्या है, एक फिक्शनल जॉनर है, ना कि नॉन फिक्शनल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इनमें से कौन सा जो है वो ड्रामा का एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है, विशेषता नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, फीडबैक नहीं है, बाकी स्टेक क्राफ्ट है, कैरेक्टर है, डायलॉग है, ये सभी होते हैं। स्टेक क्राफ्ट, कैरेक्टर, डायलॉग, ये सभी एलिमेंट के ड्रामा होते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलिमेंट के स्टेक क्राफ्ट भी एलिमेंट होता है ड्रामा का, कैरेक्टर, डायलॉग, ये सब पाए जाते हैं, फीडबैक नहीं पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आप अलग कर दीजिएगा, बी ऑप्शन आप अलग कर दीजिएगा। फीडबैक इज द एडवाइस, ओके, क्रिटिसिज्म और इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गुड आर यूजफुल समथिंग फॉर समबडीज वर्क। ठीक है, सो इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इसीलिए ये एलिमेंट का ड्रामा नहीं है। उन्होंने क्या बताया भैया कि जो फीड वर्क होता है वो सलाह, आलोचना या किसी चीज या किसी काम का कितना अच्छा या कितना उपयोगी है इस बारे में जानकारी होती है, फीडबैक का मतलब। ठीक है, आप मान लीजिए एक प्रकार की सलाह कह लो या आलोचना कह लो, जो आलोचना करेगा या किसी चीज या किसी काम को कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना उपयोगी है, इस बारे में वो जानकारी देगा, आपको फीडबैक देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, आपका एलिमेंट, ड्रामा का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये थी कहानी 180 तक की, आगे डिस्कस करोगे? चलो आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा वीडियो ऐसे बनाते रहो, 10 15 15 20 20 मिनट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।